बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अनसर्टेनिटी थी, अलबत्ता अब मजीद बढ़ने जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब मैं बहुत जल्द हकीकी आज़ादी के लिए कॉल देने जा रहा हूँ और आवाम फिर से इस्लामाबाद की तरफ गालबन मार्च करेगी। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हमने लास्ट टाइम भी इस जो लॉन्ग मार्च या धरनों को हमने वापस किया था, लेकिन शायद इस बार वो इजाज़त दे दें। क्या ये सही वक्त है लॉन्ग मार्च की कॉल देने का? दूसरी जानिब हमने देखा कि फ्लड मुतासरीन अभी तक बेघर हैं। हुकूमत सिंध ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं उसमें 2,40,000 टेंट सिंध के जो मुतासरीन हैं, जो बेघर लोग हैं, उनमें तकसीम किए गए हैं। 6 लाख राशन के बैग भी तकसीम किए गए हैं। क्या ये काफ़ी है? 68 लाख से ज़्यादा लोग सिंध में बेघर हो चुके हैं। उनको घर बनाने की भी बातें की जा रही थी, लेकिन घर तो अभी तक ना बन सके। लेकिन बहुत सारे लोगों के गांव देहात, उनके कस्बों, उनके यूसीज में पानी मौजूद है। मुतासरीन का कहना है कि आप सिर्फ पानी निकालें, बाकी हम सब खुद कर लेंगे। दूसरी जानिब हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन सिंध में होने जा रहे थे। उसके बाद हैदराबाद, दादू और दीगर अजला में आज दादू और जामशोरो के जो इंतज़ामिया है उन्होंने कह दिया है कि सैलाब की वजह से जामशोरो, हैदराबाद, दादू में इनको पोस्टपोन किया जाए या कि अभी रोक दिए जाएं इलेक्शन। अभी कराची को फ़िलहाल अभी तो कोई इस तरह की खबरें नहीं हैं, तो कहीं खुद से तो नहीं इनको पोस्टपोन किया जा रहा है या डिले किया जा रहा है बल्दियाती इलेक्शंस को? इस पर भी बात करेंगे। और हमने देखा कि हुकूमत जब आई तो महंगाई की जो शरह थी वो कम थी, लेकिन अब शरह से बढ़ती जा रही है। हालात यहाँ तक आ गए कि जब चीनी मुल्क से गायब हुई थी तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर कड़ी तनकीद की जाती थी कि आप चीनी चोर हैं। लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या आटा चोर हैं कि 110 रुपये से भी ज़्यादा आम आदमी से रोटी अब छीन ली गई है। आज सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अलीम आदिल शेख भी रोटी लेकर उन्होंने अनोखा एहतजाज किया और कहा कि ये एक आटे की बनी हुई रोटी है, अब ये तो आप आवाम से ना छीनें। आटे से लेकर अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई। जब आप टमाटर प्याज ले सकते हैं ईरान से, तो फिर आप गैस क्यों नहीं ले सकते, आप ऑयल क्यों नहीं ले सकते? तमाम चीज़ों बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब। सचवानी साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सज्जाद अली शाह मौजूद है। शाह साहब, आपका भी शुक्रिया। सलीम सचवानी साहब, मैं स्टार्ट करूंगा ऑयल और गैस से। टमाटर आपने देखा, प्याज महंगी हो गई, हमने मंगवा ली, आज कुछ रेट बेहतर हैं। आपको याद होगा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा किया था, वो पाय तकमील तक जाने वाला था कि फिर हुकूमत एक आई और उन्होंने वो रोक दिया। ईरान तो हमारे पड़ोस में है। साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम रूस से गैस लेंगे, तो हम ईरान से क्यों ना ले लें? वजूहात क्या हैं कि फिर हम रूस की तरफ जा रहे हैं? सर रूस की तरफ जा रहे हैं, मैं रूस की तरफ सिर्फ गैस पे जा रहे हैं, ऑयल पे क्यों नहीं जा रहे? गैस की बात कर रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। ईरान और गैस की पाइपलाइन ईरान ने तो बिछा दी, पाकिस्तान ने अब तक नहीं बिछाई है। बैरूनी आकाओं के प्रेशर के ऊपर, आखिर कब तक बैरूनी आकाओं के प्रेशर के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को दबाया जाता रहेगा? ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाए और गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाने के बाद जो है ना, हम यहाँ पे मौजूद जो मादनियात और ज़खायर हैं उनसे मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर फ़ायदा उठाएं, जिनमें इन चोरों का भी हिस्सा हो। जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होगा उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती, इस मुल्क की बेहतरी नहीं आ सकती। इस मुल्क की बेहतरी के लिए वही हल है कि इस्लामी सदारती निज़ाम लाया जाए और बीच में जो चोरों और डकैतों का जो निज़ाम है और चोर और डकैत मुसल्लत होने की जो इजाज़त दी जाती है और चोरों और डकैत को जो खुली छूट जाती है, जो निज़ाम इंसाफ जो इस्लाम दीन की बुनियाद है, वो निज़ाम इंसाफ सबसे पहले ये कायम होना चाहिए। अदालतों में आवाम को खुला इंसाफ मिलना चाहिए। नाइंसाफ़ी करने वाले जजों का भी एहतसाब होना चाहिए। अवाम का एहतसाब और अवाम के लीडरों का एहतसाब तो फौरन हो जाता है। खान साहब ने जब जज के लिए, खातून जज के लिए कोर्ट के अंदर कार्रवाई करने की बात की तो उनके ऊपर मुख्तलिफ दफात लग गई, नहीं अदालत लग गई। दहशतगर्दी के जो एक्ट थे वो तो हट गए। उस वक्त जब तौहीन अदालत तो लगाई गई ना, जब तौहीन अदालत लगाई गई तो क्या उस वक्त उनको वो शहबाज गिल की हालत नजर नहीं आई थी जज साहबान को, जिन्होंने इनके ऊपर तौहीन अदालत लगाई? कि शहबाज गिल की भी तौहीन हुई है, उसकी भी इज्जत नफ्स मजरू हुई है, उसके साथ भी ज्यादती हुई है। क्या वो अवाम का नुमाइंदा था? इसके अलावा अवाम के नुमाइंदे के अलावा आप कोर्टों के अंदर चले जाए, रोज अवाम तजलील हो रही होती है, रोज अवाम की तजलील हो रही होती है। क्या तौहीन अवाम नहीं बनती है? सिर्फ तौहीन अदालत ही बनती है?
तो इन्हें आवाम भी बननी चाहिए, और तो आवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आवाम को इंसाफ नहीं दे सकते तो आवाम को खुली तो छूट वो आवाम की तौहीन तो सर पॉलिटिशियन हजरात भी तो कर रहे हैं ना, जिनको वो आवाम मैंडेट देती है। जस्टिस नहीं है तो आवाम की पॉलिटिशियन कर सकते हैं। अगर पॉलिटिशियन के खिलाफ भी जस्टिस हमें मिले, अदालतों तक हम चले जाए कि भाई ये मकसूद चपरासी कैसे मारा है, बताया जाए कौम को, वादे किया जाए ये एफआईए का डायरेक्टर कैसे मारा गया है, वो हमारे जनरल आसिफ नवाज साहब कैसे मारे गए, जनरल जियाउल हक को जो मारा गया वो कैसे मारा गया, इसके अलावा हमारे मुसफ़ अली साहब को कैसे मारा गया, ये सब इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनको तो छोड़े, तो बड़े बड़े नाम थे, हम आप देख लें 500 रुपए 1000 रुपए जुर्माना लगा हुआ है, वो बंदे जेल में सड़ रहे हैं, और 50 रुपए पे अरबों रुपए की डिकैतियां मारने वाले चले जाते हैं, खरबों रुपए के सिरे में लेने वाले जो है ना वो बैठे हुए हैं, सिंध के अवाम पिस रहे हैं, और जाली आदत तो शुमार जारी हो रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने यूं कर दिया। आखिर कब तक इस तरह अवाम को पीसा जाता रहेगा? वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, मैं शाह साहब आपकी तरफ आऊंगा, कि 25 साल में हम कुछ ना कर सके और हम शर्मिंदा हैं। तो अगर पॉलिटिशियन और वफाकी मिनिस्टर भी कहेंगे कि हम शर्मिंदा हैं, हम कुछ ना कर सके, तो फिर ये कौम किसकी तरफ देखे? देखिए 25 साल तो उन्होंने कम बताए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो तारीख है हमारी 74 साल में हमें मुस्तकिल, हम अगर देखते हैं तो जमहूरियत से जितना भी हमारा वास्ता पड़ा है, उसमें उस तमाम ड्यूरेशन में पाकिस्तान को आज मैं तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में भी खड़ा नहीं देख सकता, तरक्की याफ्ता में भी नहीं देख सकता, तो कहाँ देखूँ? तो कहने का मकसद ये कि उन्होंने तो 25 साल का एक छोटा सा तज्जिया दिया। अभी ये बात कर रहे थे मोहतरम हमारे दोस्त के सदारती निज़ाम जो है वो बेहतर है मुल्क के लिए, इससे काफ़ी लोग मुत्तफिक हैं और इस पर गौर होना चाहिए, हर लेवल पे इस पर गौर होना चाहिए कि तमाम सिस्टम को इस वक्त जो है वो चेक करने के बाद सदारती निज़ाम की तरफ अगर मुल्क को लाया जाए और वन विंडो ऑपरेशन हो तो किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, आवाम भी मुतमईन होंगे और मुल्क भी तरक्की की राह पे गामजन होगा। अपने तौर पे कोशिश सब करते हैं, लेकिन सियासत को जब तक दुकान समझ के चलाया जाएगा, जब तक कारोबार समझ के चलाया जाएगा तो मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलाने के लिए एक दूसरा जहन दरकार होता है जो मुझे अपनी ज़ात की हद तक तो नज़र नहीं आया। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है गंभीर कि हम कहाँ खड़े हैं सैलाब के मामले में, हम कहाँ खड़े हैं बेघरों के मामले में, हम कहाँ खड़े हैं मुतासरीन के मामले पे, अमवात की तादाद कितनी बड़ी है, उस पे से वायरल आ गया है, डेंगू आ गया है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, अस्पतालों में जगह नहीं है साजिद। मतलब इस वक्त तो सब बातों को छोड़ के हम यहाँ देखें कि लोग मर रहे हैं, बच्चे शिकार, हजारों की, यूनिसेफ का सर्वे आया है कि वो खुद कह रहे हैं कि लाखों बच्चे मुतासर हैं, WHO जो है वो आपको अलर्ट कर रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो ये तो सेकेंडरी स्टेज पे तमाम चीजें चली जाती हैं, फर्स्ट पे तो ये आ रहा है कि ये कैसे मामला सीधे होंगे, किस तरह हम अपने लोगों को बचाएं, उनको अकोमोडेट करें, उनको दोबारा जिंदगी दें, वो बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, हमारी जनरेशन। महकमा मौसमियात ने भी आज रिपोर्ट जारी की है कि आइंदा मॉनसून इससे ज्यादा डेंजर हो सकता है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इख्तियार बेग ने, आप लीडिंग बिजनेसमैन है। बेग साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया। बेग साहब, डॉलर आपकी पहुंच से दूर, हमारी पहुंच से दूर, गरीब की पहुंच से दूर, महंगे से महंगा तर होता जा रहा है, उसकी उड़ान अभी तक थमी नहीं, रुकी नहीं, IMF का काम भी हमारा हो गया। तो अब आपको क्या नजर आता है बीइंग इकोनॉमिकल एक्सपर्ट के पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो तो कम होती हुई नजर तो नहीं आ रही, और स्ट्रेटेजी क्या है अब हुकूमत की? देखिए, उम्मीद ये की जा रही थी कि IMF के प्रोग्राम के बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये 7-8 बिलियन डॉलर की हमारी लिमिटें जो उन्होंने रोक ली थी, ये फंड रिलीज कर देंगे। और उसके साथ हमारे कुछ दोस्त ममालिक ने भी वादे किए हुए थे, जिसमें UAE है, कतर है, तो हमारे रिजर्व 14-15 अरब डॉलर तक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना IMF के बाद वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड्स अभी तक रिलीज किए हैं, और अभी सिर्फ सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की रोल ओवर करा है, वो इसी डिपॉजिट में है जो 8 बिलियन के बच्चे हैं, ठीक है, बाहर से नहीं आए, तो इजाफा नहीं हुआ है। और पेमेंटें कर्जों की उसी रफ्तार से तेजी से हो रही हैं, जो जैसे जैसे ड्यू हो रहे हैं, तो वो ये रिजर्व को खाए जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं। लिहाजा रुपये पे दबाव है,
₹243 का हाईएस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इतना वो डॉलर ऊंचा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। और मार्केट में, ओपन मार्केट में इससे भी ज्यादा है। तो ये चीज यकीनन महंगाई में भी इजाफा कर रही है, अफरात ज़र को भी बढ़ा रही है। इंपोर्ट की कीमतें आपकी जब बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी। और यही वजह आज हमारी मीटिंग थी डेनिम मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन की, वो सबके ऑर्डर्स वगैरह जो है वो मिलने में मुश्किल हो रही है। तो आप, मैं जो आने वाले वक्त में देख रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि मेरी बात सच हो, लेकिन हालात और एक माशत के स्टूडेंट की हैसियत से ठीक है, तमाम लाइव स्टॉक मवेशी जो है 10 लाख बैगें, ठीक है, कॉटन की फसल सिंध में और बलूचिस्तान में 60% डैमेज हो चुकी है और 40% पंजाब में डैमेज हो चुकी है। तो 13 मिलियन बेल जो थी, अब हम उसको 5 मिलियन बेल या 6 मिलियन बेल का तखमिया लगा रहे हैं। अब ये कॉटन भी अगर हमें इंपोर्ट करनी पड़े तो फिर हमारे पास जर मुबादला के जखायर है नहीं। इंडिया से मंगा देते, इंडिया से ट्रेड बंद की हुई है कि वहां के बॉर्डर से कॉटन आ जाती थी पहले। तो आने वाले वक्त में मैं इंडस्ट्री को बहुत सख्त चैलेंजेस देख रहा हूँ। रॉ मटेरियल भी नहीं होगा, डॉलर की भी कमी है, निवेशी भी बह गए और आपकी अफराद ज़रा ऑलरेडी आपका जो है वो CPI 20% और SPI जो है वो तकरीबन 37% पहुंच गया है, जो अनप्रेसिडेंटेड ठीक है। अच्छा मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपकी जब हुकूमत थी 2008 से लेकर 13 तक, आप लोगों ने ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा दिया था, लेकिन वो तकमील तक न पहुंच सका। अब हम रूस से गैस लेने की बात चल रही है, तो ईरान से हम क्यों नहीं लेते ऑयल एंड गैस? देखिए, ईरान की गैस पाइपलाइन आखिर दिनों में जरदारी साहब ने जाके वो एग्रीमेंट साइन कर दिया था और सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से की लाइन डालनी बाकी थी। ईरान ने अपना पूरा काम कर दिया है, वहां पे आधा फुट भी बाकी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की नई हुकूमत जो हमारे बाद आई थी, उन्हें अमेरिका का प्रेशर आया कि अमेरिकी सैंक्शंस हैं आप ईरान के ऊपर और ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल न करें, और उन्होंने दबाव में आके इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। हालांकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ईरान के साथ, उसमें पेनल्टी क्लॉज है कि अगर आपने इस डेट तक ये इतने हिस्से को मुकम्मल नहीं किया तो इतनी आप पे पेनल्टी लगेगी। वो तो ईरान दोस्ती या पड़ोसीपन निभा रहा है, नहीं तो अभी हम पेनल्टी दे रहे होते। तो अब क्या होगा? क्या अब आपकी हुकूमत है, आप ये तजवीज देंगे कि बजाय आप रूस में जाएं, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, आप डायरेक्ट आप ईरान से वही उसी को कंटिन्यू करें? देखिए, तापी गैस पाइपलाइन वो मंसूबा है, तुर्कमेनिस्तान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, इंडिया भी उसमें है, जिसमें अमेरिका को कोई एतराज नहीं है। ठीक है। और ये उससे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो डेडिकेटेड पाकिस्तान के लिए थी, तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन ज्यादा ममालिक को कवर करती है, जिसमें हिंदुस्तान भी है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशियन के ममालिक भी है। लिहाजा इजी अगर आप मुझसे पूछे कौन सा है करना, तो तुर्कमेनिस्तान या रशियन गैस पाइपलाइन का मंसूबा आसान होगा। लेकिन अब क्योंकि जंग रशिया में और यूक्रेन में हो रही है, अब रशिया पे भी सैंक्शन लगा दी है, कहीं ऐसा ना हो यूरोप और अमेरिका इस गैस पाइपलाइन पे भी पाबंदियां, सैंक्शन लगा दे। When we make, हम कब बनाएंगे हम इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी? कब तक हम ये प्रेशर बर्दाश्त करेंगे? आप बीइंग अ सीनियर, आप पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, कई अदवार आपने देखे हैं, आपका स्टेक है, आप क्या आप नहीं कहेंगे कि हमें जब जिससे चाहे ताल्लुकात रखें बराबरी की सतह पर? हम कब तक ये प्रेशर लेते रहेंगे बेग साहब? देखिए, खाली अगर अमेरिका का प्रेशर होता है सैंक्शन, तो आप नजरअंदाज कर सकते हैं, वो बायलैटरल पाबंदियां हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन की पाबंदियां होती हैं, तो वो यूनाइटेड नेशन के मुल्क और मेंबर होते हुए आपको माननी पड़ती हैं, क्योंकि आप उस कम्युनिटी का एक
हिस्सा है, मेंबर है। मगर सर रशिया में तो सिर्फ आप यूनाइटेड उसमें स्टेट्स का कम्युनिटी बंदी है। में यूनाइटेड नेशंस की कम्युनिटी ऑफ नेशंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। उसको हिस्सा के तौर पे चलना पड़ता है। ये टेक्निकल चीजें, इसमें जज्बात नहीं हो सकते, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे इंडिया ने ईरान के साथ नेगोशिएट करा है, वो तेल खरीद रहा है बार्डर पे और अपनी चीजें सप्लाई कर रहा है। हमें ईरान के साथ बार्डर अरेंजमेंट करना चाहिए था, हमने नहीं किया। चावल के एक्सपोर्ट का भी हमारा जो एक बिजनेस था वो खत्म हो गया। रशिया के साथ भी हम समझते हैं सस्ती गैस, सस्ती वीट जो उन्होंने हमें ऑफर करा, इन हालात में हमें लॉन्ग टर्म मुआहदा करके अल्लाह के नाम लेके करना चाहिए। वैसे भी आप रशिया के इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारी फायदा उठाए आप। ठीक है। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि अभी जो रशियन सदर पुतिन ने शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफर दी है कि वो सस्ती वीट, गंदम, सस्ती गैस वो सप्लाई करने को तैयार है पाकिस्तान को, उसके लिए मुआहदा करें और बताएं कि हमारी मईशत तबाह हो चुकी है सैलाब से, हमारे पास डॉलर नहीं है, हम महंगा तेल और महंगा गंदम नहीं खरीद सकते, लिहाजा हमें इस सैलाब के हालात में इजाजत दी जाए। हमें अपने केस बनाना होगा, हमें अपना केस लड़ना होगा। जैसे इंडिया ने, वो अमेरिका का अलाय है, लेकिन ईरान से वो और रशिया से पूरी ट्रेड चल रही है, सस्ता वो गैस ले रहा है, सस्ता तेल ले रहा है, और अमेरिका के साथ भी वो अच्छा अलाई है। तो हमें यही इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रमोट करना है और उसमें हमें स्टेटमेंटशिप दिखानी है अपने मुल्क के मफाद के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने सुना सैयद सज्जाद अली शाह साहब के, बेग साहब ने कहा कि एक ये जो वर्ल्ड जिस तरह जहां जा रही है, हमें भी अब उसी तरफ जाना है। भारत की उन्होंने मिसाल दी कि वो जहां पे अलाय है उसके बाद वो अपना ट्रेड भी कर रहा है, कारोबार भी कर रहा है, वो सेंक्शन की परवाह नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें? साजिद, बिल्कुल जोग्राफियाई लिहाज से जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा सेंसिटिवली देखने पड़ते हैं और बड़ी अच्छी इख्तियार बेग साहब ने एक मुकम्मल गुफ्तगू की है और सारा उन्होंने डोमेन बताया है और बड़ा रोशनी डाली है उसके ऊपर कि हम जो भी मुआहदा करते हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान के हक में करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जो भी गवर्नमेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट इनकी पीपल्स पार्टी की हो या नवाज शरीफ की हो या इमरान खान की हो, वो जो भी आएगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुआहदा करेगा और उन मुआहदों के अंदर इंटरनेशनल इंटरेस्ट का देखना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ वाकई हकीकत है, अगर यूनाइटेड नेशन की कोई मामला आ रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अमेरिका को तो बहला लिया जाता है। अमेरिका ने अभी भी कल बड़ा सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के लिए और IMF के हवाले से भी आपने सुना होगा, बड़ा सॉफ्ट मामलात रहे। बेहतरी हो जाएगी नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा इख्तियार बेग साहब का ये भी एक पॉइंट है कि इस वक्त हम सैलाब के हवाले से पूरा केस तैयार करें और इस केस को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के बाद हम इसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे मजीद मुआहदे करें। सचवानी साहब, आपको कैसी लगी गुफ्तगू के बेग साहब ने एंडोर्स किया, कहा कि बेग साहब ने जो ये बात की कि जो है वो फंड रिलीज नहीं हुए तरक्याती बैंक के और दूसरे वर्ल्ड बैंक के, तो सर ये आप देखें ना, एक चोर गवर्नमेंट को कौन फंड देगा? हमारे जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी रकम की तरसीलात में कमी कर दी, वहाँ से भी अब पैसे कम आ रहे हैं। आप देखें बिजली और गैस की कीमतें उन्होंने एकदम से बढ़ा दी, जिससे हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो कि $30 अरब तक पहुंच चुकी थी, आज वो भी बैठ गई है, आज वो भी रोने लग गए। आखिर मुल्क का बेड़ा गर्क करने की पॉलिसियाँ जब ये अपनाते हैं तो क्या ये घास करनी चाहती हैं इनकी अकलें? क्योंकि इनका मकसद सिर्फ यही अपने बैरून आकाओं की बातें मानना है, उस मुल्क का बेड़ा गर्क करके उसके अवाम को जो है गुर्बत की लकीर से नीचे तक ले जाने की जो इन्होंने प्लानिंगें बनाई हुई हैं, उसके ऊपर जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और खान साहब को जो है ना एक साथ बैठ के सबको एक पेज पे आना चाहिए, सबको एक पेज के आना चाहिए, मगर इन चोरों के अलावा इन चोरों के अलावा जो मुल्क के मफाद के लिए जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो कोई भी सियासतदान किसी भी जमात का हो, हर सियासी जमात में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मगर उनको ले, मगर उन लोगों को जो कि सिर्फ ये एक एजेंडा रखें कि पाकिस्तान को 5 साल के अंदर डेवलप कंट्री की सफ में लाने की कोशिश करनी है और इसकी कतार में खड़ा कर देना कि अब
इस 5 साल में नहीं तो अगले 5 साल में ये पाकिस्तान जो है वो डेवलप कंट्रीज में चला जाएगा। एक बताएं, कभी रशिया से बात हो रही है लेने की ऑयल, कभी ईरान से होने की लाइट, और जो हमारे पास खुद के पास जो गैस और ऑयल मौजूद है इसकी तरफ से तवज्जो बिल्कुल हटाई हुई है। हमारे पास खुद के पास ऑयल मौजूद है, हमारे पास खुद के पास गैस मौजूद है, इसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? हम दुनिया को दे सकते हैं ऑयल और गैस और हम अपना ऑयल और गैस नहीं निकाल रहे। लेकिन आपने पौने 4 सालों में ना किया। चले पूछ लेते हैं हमने ना किया तो उसकी भी वजूहत है। आप देखें 1.5 साल के पहले ही जब मन्ना खान साहब के टाइम के ऊपर अनाउंस हो गया था कि समुद्र के फला मकाम के ऊपर ऑयल मौजूद है, फिर बाद में वहां पर खामोशी छा गई। क्यों? नहीं तो आपकी हुकूमत थी सर, आप खामोशी ना करते। मगर आपको पता है हुकूमत में कितनी पावर थी, हुकूमत में कितनी पावर थी। अब आप दो तिहाई अक्सरियत के साथ में आएगी खान साहब की हुकूमत, और आप देखिएगा इंशाल्लाह कराची के अंदर से भी पेट्रोल निकाल के बताएंगे। ठीक है, चले जी। मेंबर नेशनल असेंबली कादिर खान मंदोखिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मंदोखिल साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में, क्या आप सुन सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मंदोखिल साहब, अब अपोजिशन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि एक मफरूर शख्स, उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है कि वो चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती पर वो कैसे मशावरत कर सकते हैं। एक वजीर आजम उनसे जाके मिलके उनसे उनके अगर मशवरे पे चलेंगे तो ये हम आम आदमी को क्या मैसेज दे रहे हैं? इमरान अहमद खान न्याजी साहब को सिर्फ जादूगर ने बताया कि वो आर्मी चीफ की तैनाती का मशवरा करने का है, उसका भाई है, जब चाहे मिल सकता है। ये नून लीग का खुद का जारी करता बयान है जो मीटिंग में बैठी थी मंदोखिल साहब, ये हम किसी पीटीआई का नहीं है। जी जी मंदोखिल साहब, देखिए बात ये कि वो तो मुस्लिम लीग नून का कायद है, वो जिससे चाहे अपना कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, मशवरा कर सकता है। हम और आप कौन एतराज करने वाले? लेकिन उन पे इल्जामात भी हैं, उन्होंने कोर्ट को फेस करना है, वो मफरूर हैं। क्या ये ठीक है? सब मुलजिम या मुजरिम है वो? नहीं देखिए मेरी बात सुनो, बात अगर आप पीटीआई की जबान इस्तेमाल करें, मेरी पार्टी नहीं है लेकिन हमारी इतिहादी है, मैं तो एक वकील उस लिहाज से बात करूं कि उनको बाकायदा कोर्ट ने नहीं बल्कि इमरान खान साहब की काबीना ने बाकायदा इजाजत दी है, और इनकी काबीना में बाकायदा शेरी मजारी साहिबा तो रो रही थी कि इनको जल्दी भेजा जाए। तो वो कोई फरार तो नहीं हुआ है, वो कोई जेल तोड़ के तो नहीं गए है, वो तो कानूनी तरीके से गए और बाकायदा काबीना ने मंजूरी दी है, सब कुछ दी है। उसके बाद अब वाविला क्यों? सवाल ये है कि आप पहले मरियम नवाज साहिबा, कुलसुम नवाज साहिबा के ऊपर भी आप लोग मजाक उड़ा रहे थे, आपसे मुराद मेरे पीटीआई की है, मजाक उड़ा रहे थे। और उसके बाद एक चीज है, किसी की बीमारी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो शख्स अदालत को मतलूब है या नहीं मतलूब हो, वो बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की परमिशन के वहां गए हुए हैं। अब उसके लिए अगर कोई टाइम फ्रेम है या वो जो 7 अरब रुपए का बॉन्ड अगर उसने जमा किए शहबाज शरीफ साहब ने, तो पीटीआई के 3.5 साल हुकूमत ने उस बॉन्ड को जब्त क्यों नहीं किए है और उसके हवाले से कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की है? आज हुकूमत खत्म हो गया तो फिर कह रहे मशावरत क्यों की है, फलाना क्यों की है? अपने पार्टी को कैसे के जो आंसू बह रहे थे ना, वो उस वक्त बह रहे थे जब तक मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई थी, मगर जिस तेजी से सीढ़ियां चढ़ के वो ऊपर गए तो आंसू फौरन रुक गए थे, और आंसू रुक के हैरत से देखने लगी थी इतना बीमार शख्स इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ के जा रहा है, यानी पूरी कौम को बेवकूफ बना के वो साहब निकल गए थे। चले वो पुरानी बात है मंदोखिल साहब। यानी आपका चेयरमैन इमरान खान न्याजी इतना बेवकूफ है कि उनको वो डॉक्टर नहीं है, पहली बात है वो डॉक्टर नहीं है, खान साहब डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जो कहेगा उसको वो सुनना है, वो डॉक्टर नहीं है। चले ठीक है, ये पुरानी बहस हो गई। मंदोखिल साहब सॉरी एक मिनट सुन ले, या तो आप इस चीज तय कर दे कि सवाल आपने करना है या मैं कर रहा हूं जवाब देना। मंदोखिल साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी का जो मुकदमा था वो तो अब उन पे नहीं है, अब जो दीगर जो सेक्शन थे वो अब चार्ज होंगे। और अदलिया ने कहा है कि अगर तकारीर पर दहशतगर्दी के मुकदमात आप लोग लगाएंगे या कोई भी हुकूमत लगाएगी तो फिर तो बात कहीं और चली जाएगी। तो ये ठीक है? अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये फैसला भी दुरुस्त नहीं है? देखिए अदालत को इख्तियार है सेक्शन 2380 एक्ट के तहत कि बहुत सारी जो दहशतगर्दी के मुकदमात बनते हैं तो हम एज ए वकील जो है ना वहां सेक्शन 23 की दरखास्त देते हैं और अदालत को बताते हैं कि ये दहशतगर्दी की नहीं है। और बहुत सारी जगह पे अदालत उस दरखास्त को मान के रेगुलर अदालत में भेज देते हैं, बहुत सारी जगह पे अदालत उसको रिजेक्ट कर लेती है। और इवन कि मेरे एक केस तेजाब में सुप्रीम कोर्ट तक में गया, कंप्लेनेंट साइड में सुप्रीम कोर्ट ने
रिजेक्ट कर दिए, बोले नहीं ये मंगेतर मियाँ बीवी का मामला है, ये दहशतगर्दी का नहीं हो सकता है, जबकि वो जुलूस के उसका चेहरा खत्म हो गया, उसके एक आंख जाया हो गया, एक 8 माह का बच्चा जो ना उसका आप जुलूस किए, साथ में एक उनका जो साला था उसका आप जुलूस किए, मगर सुप्रीम कोर्ट तक में किया है, उन्होंने कहा नहीं कि ये रिश्ते वाला मामला है, दहशतगर्दी में नहीं है, तो वो यकीनन अदालतों का एक फैसला है। लेकिन मेरा व्यू ये है, इससे हट के कि अदालत को इख्तियार है, मैंने आपको मिसालें भी दी है। मेरे बैठे थे कानून के तालिब इल्म, मुझे 28-29 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक का। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ATA एक्ट 1997 का सेक्शन 6(1)B ये कहता है कि हर वो जुर्म, हर वो अमल जिससे माशरे में खौफ और रात पैदा हो जाए, वो दहशतगर्दी के जमरे में आता है। उसके लिए किसी को कत्ल, किसी को जख्मी करना नहीं है। आपको याद होगा अभी चंद साल पहले इस्लामाबाद में जब एक शख्स बंदूक लहरा रहा था, उसकी बीवी साथ थी, और तकरीबन को 12-13 घंटे पूरा पाकिस्तान को, मीडिया को यरगमाल बनाया और एक खौफ और रात का समा था। उस शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना, गालबन अभी तक वो जेल में आ रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस शख्स के खिलाफ ये मुकदमा था जिससे खौफ और रात पैदा की है। तो क्या मुझे एक बात बता दो कि आपकी भी घर में बेटी बहन होगी, मेरे भी घर में बेटी बहन है, अगर इस तरह गाली गलोच ब्रिगेड से उनका चेयरमैन खिताब करते हुए जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो आप मुझे बताओ मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। वकील साहब उन्होंने कानूनी कार्रवाई का कहा था सर, कानूनी कार्रवाई का कहा था, कोई हाथ और हाथ पाएंगे बच्चों को अगवा करने का नहीं कहा था। जी जी सवाल नहीं कर रहा, मैं आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत बयानी ना करें। आप उनका टाइम है, मंदोखेल का टाइम है। जी 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 देखिए, पहली बात ये कि मैं इनका सवाल का जवाब नहीं उनके सब मैं आपके गलत बयानी की तस्दीक कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, मैं सवाल नहीं कर रहा आपसे, सवाल करे सचवानी साहब मैं आपसे सवाल ही नहीं कर रहा, मैं आपकी तस्दीक कर रहा हूँ। सचवानी साहब प्लीज जी मंदोखेल साहब। देखो दोबारा बोल लेते तो मैं टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दूंगा। जी मंदोखेल साहब चले मंदोखेल साहब आखिरी लास्ट एक क्वेश्चन है आपसे। आपको याद होगा चीनी इस मुल्क से गायब हुई थी, तो आप लोग ही कहते थे खान साहब की हुकूमत चोर है और वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं और स्कैंडल भी चला। आज मुल्क में सिर्फ आटा गायब है, 110 रुपए, अब गरीब की पहुंच से आटा भी दूर हो गया। तो अगर आप लोगों ने प्याज मंगवा लिया, टमाटर मंगवा लिए, अब आटा फिर गायब हो गया, क्या गिरफ्त नहीं है आपकी हुकूमत में, या आप कोई कौन माफिया हैं जो कि आपको आटा रिलीफ नहीं देने देते आवाम को? देखिए, इससे कतई नजर के उस वक्त तो आटा चीनी चोर उनके दाएं बाएं बैठे हुए थे, और वो बकायदा कमीशन के जरिए चोर भी साबित हो गया। मगर मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी बात का जवाब ये दूंगा कि आप देख रहे हैं कि तारीख में बल्कि अंग्रेज के दौर में भी इतना अजाब, इतना सैलाब खतरनाक नहीं है। आपको पता है सिंध में रूटीन की बारिश से 784% ज्यादा बारिशें हुई है। तो आप मुझे बताओ 784 यानी 8 गुना ज्यादा बारिशें हुई है। बलूचिस्तान में 21 डैम थे, 21 के 21 पानी ने बहा दिए। सिंध में तो कोई डैम बन नहीं सकता है, जमीन हमवार है, तोड़ का भी जमीन है। तो यकीनन आपकी फसलें तबाह हो गई, यकीनन आपकी जो काश्त है वो तबाह हो गई है, और फिर आपकी दुनिया भर का 40% गंदम जो है ना वो यूक्रेन रूस से आता है, वहां जंग के समय आपके सामने, तो यकीनन महंगा होगा। और ये महंगा आपके इल्म में होगा, मंदोखेल साहब आपके इल्म में होगा, महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा आने वाला मानसून इससे भी खतरनाक हो सकता है, मुमकिन है, तो अब तैयारियां क्या होंगी? अब देखिए, जिस तरह बारिश अभी हुई है 75 साल की तारीख में ऐसे कोई दुनिया में छतरी इजाद नहीं हुई है जो 8.5% गुना जो ना वो ज्यादा बारिश को कंट्रोल हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर कर सकते हैं, रहता है वहां पे बारिशें हैं, यूरोप में बारिशें हैं, तो डैम बन सकता है, डैम बनाने की एक्चुअल टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। ठीक है जी, आगे आपका पॉइंट, बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत का मौकिफ दिया। शाह साहब आपकी तरफ में आऊंगा, अब आते हैं कुछ फ्लड पे बात कर लेते हैं। 2,40,000 लोगों को टेंट फराहम किया गया है और सिंध हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 68 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। तो सिर्फ एक माह में 2,40,000 लोगों को टेंट मिला है, और ये आदाद शुमार हैं, क्या ये दुरुस्त है? साजिद, बात यह है कि आदाद शुमार जो दिए जा रहे हैं और जो आदाद शुमार मुतासरीन के जो आप खुद भी बता रहे हैं, सामने किसी से ढके छुपे नहीं है। इमदाद हो रही है लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो मूवमेंट की तरफ जा रहा है। देखिए, पाक बहरिया भी कर रही है इमदाद, दीगर इदारे भी कर रहे हैं, पाक फौज भी कर रही है, NGOs भी बड़ी लगी हुई है इसके ऊपर, बहुत बड़ी तादाद में। हम अगर सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो कहीं और आदाद शुमार जाते हैं,
लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो किया जा रहा है वो अपने आदाद शुमार, शर्जील मेमन भी आपको पता है मुस्तकिल काउंटिंग दे रहे हैं, सईद गनी भी दे रहे हैं, नासिर हुसैन शाह भी दे रहे हैं, वजीर आला सिंध खुद दे रहे हैं। अब बात यह है कि पानी अब उतराई की तरफ है, सही, जैसे जैसे ये उतरता जाएगा तो बहुत सी चीजें अभी आपको इंकिशाफात होंगे इसमें कि काफी लोग जो जहां तक पहुंच ही नहीं सका है कोई, वहां लोग फंसे हुए, अभी भी फंसे हुए हैं, वहां तक कोई रसाई नहीं है। तो वो चीजें जब आपके सामने आएंगी तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि यहाँ कोई क्यों नहीं पहुंचा, है ना। तो अभी वक्त आने दीजिए, थोड़ा पानी को उतरने का टाइम हो रहा है, लोग बड़े अजाब में हैं इस वक्त। ये मरहला ही नहीं है कि उनकी तौहीन की जाए। आज आपने देखा होगा आईजी सिंध साहब ने कहा कि मैच सब देखेंगे, मुतासिरन सैलाब जो यहाँ है उनके दिल फटे हुए हैं, वो क्या मैच देखेंगे मुझे बताइए आप। घर खत्म हो गए, उनके मवेशी खत्म हो गए, उनकी जिंदगियां वीरान हो गई, लोग चले गए, वो मैच देखेंगे। चले ठीक है, हमारे पास 17 साल बाद टीम आई है, हम उसको वेलकम करते हैं, हर पाकिस्तानी कोशिश करेगा कि उनको सपोर्ट करे और खड़ा हो, ये बिल्कुल एक चीज है, मेहमान नवाजी के तकाजे हैं, मेहमान नवाजी। जी सर, ये जो आपने सवाल किया साजिद साहब से, वो आपको चाहिए था, ये पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे थे इनसे करना चाहिए था कि ये जो इमदाद के दावे कर रहे हैं वो दावे कहाँ तक दुरुस्त हैं। ये बिल्कुल 2 नंबरी के दावे हैं कि 2,40,000 अगर ये 2 नंबरी के दावे हैं, लेकिन 68 लाख लोग बेघर और 2,00,000 टेंट तो कहीं लिखे हुए एक साथ दिखा दें। ये 2,80,000 के दावे कर, 40,000 के दावे के नाम मेरे को 40,000 ही टेंट लगे हुए दिखा दे कि फला मकाम के ऊपर लगे हुए 40,000 टेंट। नहीं, मुख्तलिफ इस्लाम में मुमकिन है कहीं 50,000 कहीं 1 लाख। नाम ले लें, मैं जाके देख लेता हूँ, देखने की जिम्मेदारी मेरी। इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह का खौफ नहीं है इनको, अल्लाह को जवाब नहीं देना है इनको कि लोग उधर मार रहे हैं, ये क्रिकेट मैचों की बातें कर रहे हैं, क्रिकेट मैचों की बातें की जाती हैं। 6 लाख राशन बैग भी दिए, 6 लाख राशन बैग। सर आपने क्या कर, मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी कहा था, कराची से आप 1,000 इनके ट्रक जाते हुए दिखा दे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, ये 6 लाख के खला में गए। सिंध की खलाओं में अगर उन्होंने दिए हो टेंट और सिंध की खलाओं में इन्होंने दिए हो राशन तो एक अलग बात है। शायद उन्होंने वहां पे कोई ऐसा निजाम बनाया हुआ है जो खला के अंदर सब चीजें प्रोवाइड हो रही हैं और फिर वहीं से पता नहीं कहाँ एक्सपोर्ट हो जाती हैं और टेंट चोरी हो रहे हैं, टेंट बिक रहे हैं मार्केटों में। ये तो हर आवाम को सब सामने है। अब इतनी ठगी चुपी बातें तो नहीं है ये कि जो इतना तमाशा हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चुप है, अदलिया चुप है। क्यों चुप है ये दोनों भाई? क्यों नहीं बोल रहे कि अवाम का ये पैसा कहाँ जा रहा है, जिनको हकदारों को मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा? आज ये क्यों मुंह पे ताले मार के बैठे हुए हैं? यानी अवाम की तबाही के अंदर ये भी हिस्सेदार है अपने जा रहे हैं। आपके लीडर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि सिंध को पैसा इसीलिए हम नहीं दे रहे कि वहां पे आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब ये सब चोर हैं और ये सब खा जाएंगे, तो सर आप लाकर दे दें। सिंध के लिए इन्होंने पैसा रखा है अमाउंट, ठीक है। जब 5 अरब आए थे तो उसमें से 1 अरब सिंध का इन्होंने हिस्सा रखा था। अब तो 13 अरब के करीब पहुंचे। इसी हिसाब से सिंध के ऊपर भी सानिया निश्तर के जरिए जो है ना वो तकसीम होंगे और हुकूमत और फेयर जिस तरह 12,000 रुपये दिए गए थे उसी तरीके से ये होगा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। तो खान साहब खुद आएंगे आके यहाँ पे भी आवाम क्या तरीकेकार करते हैं, वो खुद आते हैं या किसी और के जरिए करते हैं, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो भी होगा वो फेयर तरीके से होगा और क्लीन होगा कि आपको नजर आएगा कि हाँ भाई ये सही हुआ है। चलिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं स्ट्रीट क्राइम पर। शाह साहब, आज आपने एडिशनल आईजी की भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा वावेला ज्यादा है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स इतने नहीं है, पुलिस की कारकर्दगी अच्छी है। आप मुतमईन हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट? पूरा शहर मुतमईन नहीं है, पूरा शहर मुतमईन नहीं है और आवाम जो है उनको लगता है कि हम लावारिस हैं। हमारी टीमें जा रही हैं सर्वे पे रोजाना की बुनियाद पे और इस शहर के अंदर जो है वो डाकू राज नाफिज हुआ है बाकायदा। उसमें वो मवाली भी हैं मौजूद जो नशाई हैं, जो मुंशियात फरोशों के हाथों या रमाल हुई भी हमारी नस्ल है, यूथ हमारी। मुंशियात फरोशी पे काबू नहीं पाया जा सका तो स्ट्रीट क्राइम तो बढ़ेगा, फिर बेरोजगारी और महंगाई, ये सब चीजें फैक्टर्स हैं जो इस जद में लाते हैं लोगों। कारकर्दगी कितनी है हमारी सिंध पुलिस की? जो थाने हैं मेरे हिसाब से 10% है, मैं एडवांस में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, 90% जो है वो लेतलाली है और उसमें 20% शहरियों की ये लेतलाली है कि शहरी जाते नहीं है कंप्लेन करने। सचवानी साहब? सर शहरी नहीं जाते, इनकी बात दुरुस्त है, बहुत से शहरी नहीं जाते, मगर जो जाते हैं उनको पता है कि उनके साथ में क्या सलूक होता है। FIR काटने की नहीं की जाती है, FIR काटना हक है हर शहरी का, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जाए तो उसको इज्जत से बिठा के फौरन FIR कटनी चाहिए। FIR कटवाने आप जाएं तो आप खुद चले जाएं, आप जर्नलिस्ट होने के बावजूद भी आपको 1.5-2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब इजाज़त देंगे,
तो FIR कटेगी। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, बिल्कुल इसमें ऐसे ही। SSO साहब के इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं अच्छा, होनी जो चाहिए। गश्त पर मामूर जवान है वो गश्त में इजाफा हुआ है? सर अभी स्नैप चेकिंग होती हुई नज़र आ रही है, मगर आप बताएं कि सिर्फ स्नैप चेकिंग जो है वो रोक देती है स्ट्रीट क्राइम? मुस्तकिल हमारे पास इतनी पुलिस और इतनी रेंजर्स मौजूद है, तो वो हर वक्त हर टाइम पे जो है ना सड़कों पे नज़र आनी चाहिए। ये नहीं है कि जब वारदातें बढ़ जाती हैं तो स्नैप चेकिंग शुरू करके वो फिर बाज़ जगहों पे पैदागियाँ भी चालू हो जाती हैं। एडिशनल IG की कारकर्दगी से मतलब आप भी मुतमईन नहीं है? सर एडिशनल IG साहब ने जो बयान दिया है वावेला ज़्यादा है कि वावेला ज़्यादा, ये मेरे ख्याल से ये अपने पुलिस फोर्स की कारकर्दगी को छुपाने के लिए उन्होंने ये बयान जारी जिसके किया। घर से जाता है साजिद, माजरत ट्रैप कर रहा हूँ, जिसके घर का बंदा बिल्कुल। जख्मी आप होता बताएं, है, लाश गिरती है, वो बिल्कुल, जानता है दुख है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें पुलिस जो है वो कितनी हमारे MNAs MPs और प्रोटोकॉल्स में लगी हुई है। ये सबसे प्रोटोकॉल्स लेके शहरियों के प्रोटोकॉल्स पे लगनी चाहिए, जजों के प्रोटोकॉल पे लगी है, ब्यूरोक्रेट्स के प्रोटोकॉल पे लगी है। वो तमाम प्रोटोकॉल्स खत्म करके आप शहरियों के प्रोटोकॉल पे लगवाएं, उसके बाद आप देखें कि ये शहर का हालत कैसे सही नहीं होती। बहुत खूबसूरत बात, क्योंकि फिर उनको भी फिक्र होगी कि भाई हम भी लुट सकते हैं। हम भी आज लुट उनको सकते फिक्र हैं। नहीं है कि हम लुट सकते हैं, उनको पता ही है अवाम है लुटने के लिए, पिटने के लिए, पिसने के लिए। अवाम है इसीलिए इन्होंने अवाम को तीसरे दर्जे का शहरी बनाया हुआ है। अवाम की इनको कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने प्रोटोकॉल की फिक्र में। लाइटें चाहिए, हमारे पीछे 4 गाड़ियां चाहिए। आखिर कब तक इस तरह डकोसलापन चलता रहेगा और अवाम पिसते रहेंगे? बहुत खूबसूरत बात की सलीम सचवारी साहब ने कि ये जो अवाम टैक्स पेयर है, ये सिक्योरिटी आप उनको दें ताकि वो उनकी जान और माल महफूज रह सके। अगर उनकी जान और माल महफूज होगी तो वो आपको ही टैक्स देते रहेंगे और आप ही सुखी होंगे, बजाय इसके कि आप सिर्फ ये प्रोटोकॉल की गाड़ियां अपने गिर्द घुमाएं। ये जितना अमला है आप इसको अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तेमाल करें तो मुमकिन है गालबन क्राइम में कमी आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।